हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दैट इज साइंस स्पार्क। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 7 साइंस के नए एनसीईआरटी बुक दैट इज क्यूरियोसिटी के साथ, जिसका पहला चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब साइंस का लगातार बदलता हुआ और एक्साइटिंग सफर, और भी बहुत कुछ। ये चैप्टर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये है एक क्यूरियोसिटी बूस्टर जो बताता है कि हम इस साल क्या क्या एक्साइटिंग चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूरियोसिटी के साथ। वी होप कि आपने ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी के साथ अपने साइंस का सफर एंजॉय किया होगा। अब समय है एक नए एडवेंचर का, एक नए लेवल की एक्सप्लोरेशन का। ये बुक सिर्फ फैक्ट से भरी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक इनविटेशन है सवाल पूछने के लिए, खुद एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और इस खूबसूरत दुनिया को नए तरीके से समझने के लिए। Next point, science is everywhere, small and large, near and far. It means साइंस हर जगह है, छोटी सी छोटी चीजों में और बहुत बड़ी दूर दराजों की चीजों में भी। कभी हम एक लीफ के अंदर के टाइनी सेल्स को देखेंगे तो कभी सूरज और तारों के मूवमेंट्स को भी समझेंगे। तो आप कभी घर के आसपास के मटेरियल टेस्ट करेंगे तो कभी सोचेंगे कि पानी जमीन के नीचे कैसे फ्लो करता है। जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, योर थिंकिंग विल बी चैलेंज्ड, नॉलेज एक्सपैंड होगा और आप बनेंगे एक यंग एक्सप्लोरर जो हर दिन छोटी छोटी डिस्कवरीज करेंगे खुद के लिए। तो तैयार हो जाइए एक और अमेजिंग जर्नी के लिए साइंस के साथ। बिफोर वी स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जरा एक छोटी सी चीज नोटिस कीजिए। इस बुक के पेज नंबर्स देखिए। क्या आपने देखा? The page numbers follow the flight of a butterfly and a paper plane. What does it means? ये पेज नंबर्स एक बटरफ्लाई की तरह उड़ते जा रहे हैं और एक पेपर प्लेन जैसे आसमान की ओर निकलते हैं। ऐसे ही लर्निंग भी उड़ान भरती है जब क्यूरियोसिटी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सो बटरफ्लाई एंड पेपर प्लेन, इट्स अ सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड फ्रीडम। क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल पेपर प्लेन ने भी फ्लाइंग के साइंटिफिक आइडियाज को जन्म दिया था। कोई सालों पहले इन्वेंटर्स ने बर्ड्स के विंग्स ऑब्जर्व किए और आज के इंजीनियर्स ने एयरक्राफ्ट डिजाइन किए। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। तो जब भी एक नए पेज पलटोगे, अपनी इमेजिनेशन को भी उड़ने दो, नए आइडियाज एक्सप्लोर करो, नए वंडर्स डिस्कवर करो और अपने सपनों के आसमान तक पहुंचने की कोशिश करो। वी विल सी व्हाट इज साइंस। एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ नए फैक्ट्स डिस्कवर करना या नेचर के बारे में अलग अलग चीजें सीखना ही नहीं होता। साइंस, जैसे हमने क्लास 6 में समझा था, एक प्रोसेस है, एक तरीका सोचने का। ये सोच क्यूरियोसिटी को वेलकम करती है, नए सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करती है और अननोन चीजों को समझने की कोशिश होती है। इस बार क्लास 7 में हम और डीपर क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे, जैसे चीजें कैसे काम करती है, कुछ इवेंट्स एक पर्टिकुलर वे में ही क्यों होते हैं और नेचर के पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं। पर यह सब सिर्फ बुक पढ़कर नहीं समझा जा सकता। कभी कभी हमें इस बुक से बाहर निकलकर, क्लास के बाहर जाकर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, जिससे हम और भी सीख सके, हमारे क्वेश्चंस को एक आंसर मिल सके। ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बल्कि आपको इन्वायरमेंट को समझने में मदद भी देंगे और ये भी समझाएंगे कि इस प्लैनेट में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो साइंस सिर्फ डिस्कवरी नहीं है, साइंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। विल सी दैट एज अ यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, आप जल्दी देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हम जो काम रोज करते हैं, कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं नेचर को और कैसे वो सोसाइटी से भी लिंक्ड होते हैं जिसमें हम जीते हैं। साइंस सिर्फ फैक्ट्स या थ्योरीज तक सीमित नहीं है, वो एक पावरफुल प्रोसेस है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इनको समझने और उनका सॉल्यूशन ढूंढने में साइंस का बड़ा रोल होता है। आप इस जर्नी में सीखेंगे कि साइंस सिर्फ लैब तक नहीं होता, वो रियल लाइफ में भी काम आती है और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में हेल्प करती है। So it helps in addressing the environmental challenges and creating a more sustainable world. Let's come back to this exciting science book. Now we'll see the interconnected fields of science. This year
You will explore topics from different branches of science, जैसे physics, chemistry, biology, and earth science. At first, these topics might seem separate. One chapter talks about the properties and reactions of different substances. Next, another will talk about time and motion, another about water and soil, another about plants or our body, etc. But if you look closely, you will see that everything in science is connected. For example, when you throw a ball, जब तुम बॉल ऊपर फेंकते हो, so this topic is related to physics, and the way it moves through the air is also affected by the air around it. That's part of the earth science. Next, for example, you can take when a plant grows. So वो डिपेंड करता है वाटर मिनरल्स जो सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो ये रिलेटेड होता है अर्थ साइंस से. और उसके प्लांट्स के लीफ के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है जिससे कि फूड बनते हैं, इट्स रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, राइट. कभी कभी एक सब्जेक्ट का आइडिया दूसरे सब्जेक्ट में नई डिस्कवरीज लाते हैं. ये कम से कम नए सवाल उठाते हैं और यही साइंस का रियल मैजिक है. जैसे स्टडिंग हाउ वाटर फ्लोज थ्रू द ग्राउंड रिलेटेड टू अर्थ साइंस might make you wonder how clean that water is, and now you are thinking about chemistry and pollution. So even though the book has different chapters, science works like one big puzzle where every piece fits together. So let's take a quick journey through this book and discover how these amazing topics connect to the real world all around us. Next, we will see properties of materials around us. We begin our science journey this year by observing the materials around us. Things we use or see every day but often don't stop to think about. हम रोजाना कई चीजें यूज करते हैं जैसे फ्रूट्स, क्लोथ्स, सोप, वाटर, फूड एक्सेट्रा. लेकिन कभी सोचे हैं कि कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं? हल्दी का दाग स्कूल यूनिफॉर्म पे वॉश करने पर लाल क्यों हो जाता है? These everyday questions are actually scientific questions, and the answers lies in the properties of the materials. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे जो फल खट्टे होते हैं उसमें एक एसिड्स रहता है जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड इन लेमन और टार्टरिक एसिड इन टर्मरिंड. टर्मरिंड का मतलब इमली. अब जब टर्मरिक का बात देखते हैं, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. सो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोप विच इज अ बेस, so the yellow color of the turmeric, it turns into the reddish orange. Isn't that cool? ये सब हम फर्दर अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका फंक्शंस क्या है या उनका रिएक्शंस क्या होते हैं. सो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट लैब्स एंड बुक्स, इट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग द स्मॉल वंडर्स इन एवरीडे लाइफ. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे मटेरियल्स बिहेव करते हैं, उनका टेस्ट, कलर, टेक्सचर, रिएक्शंस और भी बहुत कुछ. दिस विल हेल्प यू नॉट जस्ट इन लर्निंग साइंस बट ऑल्सो इन थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, समवन हु इज ऑलवेज क्यूरियस एंड रेडी टू आस्क व्हाई डज दिस हैपन. ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. So, after learning about the basic properties of materials around us, we move one step further this time. We experiment using batteries, wires and electric bulbs. आपने कभी सोचा है किस टाइप के मटेरियल्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करते हैं? क्या प्लास्टिक से बल्ब जलता है या मेटल से? सो हम ये एक पिक्चर्स के थ्रू एक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि सेल के जो टू एंड्स है उसमें से वन एंड से वो जो वायर है वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है और एक सेकेंड टर्मिनल से, सेल के सेकेंड टर्मिनल से जो वायर है वो किसी ऑब्जेक्ट के मेटल पार्ट से कनेक्टेड है, राइट. एंड इन द सेकेंड पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेकेंड टर्मिनल है सेल का, वहाँ से जो वायर है वो मेटल के पार्ट में कनेक्टेड ना होके वो एक प्लास्टिक के पार्ट में, ऑब्जेक्ट के प्लास्टिक के पार्ट से कनेक्टेड है. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों पिक्चर्स में हम लोग ने क्या डिफरेंस देखा है कि एक पिक्चर्स में, फर्स्ट पिक्चर्स में बल्ब ग्लो कर रहा है और एक सेकेंड पिक्चर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. सो इट मीन्स देयर इज सम डिफरेंट कनेक्शंस और समथिंग डिफरेंट in these two pictures due to which bulb is glowing and in one picture bulb is not glowing. So we can see that as the wire is connected to the metal part of the object, in that picture the bulb is glowing. It means current is flowing in the circuit. But in the second picture, when the wire is connected to the plastic part, because everything is same,
only the connection of the wire is different in the two pictures. So when in second pictures a wire is connected to the plastic part, bulb is not glowing. It means current is not flowing through this circuit, right? So this simple activity, a simple through these simple pictures, it lead us to an important concept that we can classify the materials based on their electrical conductivity. जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स. जैसे मेटल्स हमने जो इमेजेस में देखा, मेटल्स वायर मेटल से कनेक्टेड था, ड्यू टू विच करंट वाज फ्लोइंग एंड द बल्ब वाज ग्लोइंग. सो व्हाट इज कंडक्टर्स? जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स. सेकेंड पिक्चर्स में हमने देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था बिकॉज जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते उन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक या रबर, क्योंकि वायर कनेक्टेड था प्लास्टिक पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ. सो इसी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे रहे थे, इसी कारण बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था. तो उसे उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स. सो यहाँ से हम एक्सप्लोर करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का वर्ल्ड. हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे इन दी अपकमिंग चैप्टर्स कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं और उनका यूज़ हम डेली लाइफ में कैसे करते हैं. सो कॉपर वायर is a metal is used in electric circuits because it is a good conductor, right? And plastic, it is a non-metal, so it is used to cover the wire because it is an insulator and it keeps us safe. Next, we all have seen a torch battery stop working after some time. Once it is drained, can we use it again? Absolutely no. That's because something inside it changed, and that change can't be undone. We cannot reverse it and we cannot use it again. So science helps us explore these very kinds of changes that happen all around us. So इन पिक्चर्स को देखते हैं. जैसे फ्रूट जब ज़्यादा पक जाता है तो क्या हम वापस उस फ्रूट को अच्छा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इट मीन्स इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, वो और रिवर्स नहीं होगा. वैसे ही जैसे अगर आप पानी को फ्रीज करके बर्फ़ बना दो और फिर उसे मेल्ट कर दो तो वो क्या वापस पानी बन जाता है? हाँ. सो इसका मतलब फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं. पानी को अगर हम फ्रिज में रख के फ्रीज कर देते तो वो बर्फ़ बन जाता है. उसी को अगर हम बाहर निकाल के रख दें एज ए रूम टेम्परेचर में तो वो वापस पानी बन जाएगा. तो इससे हम क्या रिवर्स कर पा रहे हैं. सो इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज. और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जब एक पेपर को जलाया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है. क्या हम उसे दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं. तो दैट्स एन इरिवर्सिबल चेंज, जिसे हम वापस नहीं ला सकते हैं. तो अपकमिंग चैप्टर्स में हम वी विल स्टडी टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज रिवर्सिबल चेंज, जिनको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. For example, breaking down of a big stone into smaller stone particles into pebbles. We cannot reverse it again. So it is an irreversible changes. And reversible, melting of ice or melting of wax is a reversible changes. You see that some changes in the world around us happen because of heat, and sometimes heat makes these changes happen faster. आपने नोटिस किया होगा जब एक आइस क्यूब्स गिलास में रखा जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, और सेम प्रोसेस ग्लेशियर्स के साथ भी होती है, पर स्केल बहुत बड़ा होता है. ये सब क्यों होता है? क्यों वो मेल्ट हो जाता है? बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड दैट्स व्हाट कॉजेस मेल्टिंग. बिकॉज आइस क्यूब जब रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो मेल्ट होता है, बट धीरे धीरे होता है. और जब इसी आइस क्यूब को अगर हम किसी गैस स्टोव में या किसी बाउल के ऊपर गैस स्टोव में रख देते तो उसका मेल्टिंग प्रोसेस और भी बहुत फास्ट हो जाता है. एंड ग्लेशियर्स सन हीट के कारण वो भी बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं. सो इन द अपकमिंग चैप्टर्स वी विल अंडरस्टैंड कैसे हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं थिंग्स को, और कैसे वाटर साइकिल में हीट का बहुत बड़ा रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ अ हॉट सनी डे. सन की हीट से सी वाटर इवापोरेट्स होते हैं. ये वाटर वेपर ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं. फिर ये वाटर
रेन के फॉर्म में गिरते हैं और कभी कभी जमीन के नीचे सीप जाते हैं एज अ ग्राउंड वाटर, जो कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. सो हीट नॉट ओनली चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर but also drives the entire water cycle, which is essential for life on earth. We'll see life processes and growing bodies. So science is not just about changes in materials like melting of ice और रस्टिंग ऑफ आयन एक्सेट्रा. कुछ चेंजेस हमें क्लियरली दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर साइलेंटली होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इज हैपनिंग विद इन अस. यस, आवर ओन बॉडीज. जैसे कि छोटे से हम जैसे ही बड़े होते हैं वैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जैसे एज यू एंटर द मिडिल स्कूल आपके बॉडी भी फास्ट चेंजेस से गुजरते हैं. जैसे कि यू आर ग्रोइंग टॉलर, योर वॉइस माइट चेंज, योर हेयर माइट अपियर्स एंड यू माइट फील डिफरेंट इमोशंस टू. बट वाई इज दिस हैपनिंग? ये सब क्यों होता है? सो दिस ब्रिंग्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन साइंस, दैट इज लाइफ प्रोसेस. वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट इट. टू ग्रो हमें खाना खाना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट भी होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंच सके. बट ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं होता है, सभी एनिमल्स के अंदर भी कुछ बेसिक प्रोसेस चलती रहती है. ताकि एनिमल्स के अंदर ये बेसिक प्रोसेस चलती है, दैट इज लाइफ प्रोसेस. बट प्लांट्स भी जिंदा है तो क्या उन्हें भी ये सब प्रोसेस करनी पड़ती है? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो. बट वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. और what is photosynthesis? In photosynthesis, they're using sunlight, carbon dioxide, and water, and they prepare the food, and oxygen releases out. We will read the detailed procedure in the for the upcoming chapters. प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं लेकिन उनका प्रोसेस ह्यूमंस के एनिमल्स के प्रोसेस से डिफरेंट होता है. Millions of years, life on Earth has developed a beautiful and balanced system to survive, whether it's breathing, eating, growing, or reproducing. Every living thing follows a certain rhythm. So, in this class 7th book, we will explore what are life process, how do different living things survive and grow, and how are all forms of life connected to one another. मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, ये सब हम इस क्लास के टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड टाइम, लाइट एंड शैडोज. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम? हमें तो बस क्लॉक या डिजिटल वॉच देख के ही पता चलता है कि कितना बज रहा है, अभी मॉर्निंग हो गई है या बेड टाइम का टाइम आ गया है. लेकिन सच में सोचो, पहले के टाइम अर्ली ह्यूमंस टाइम को कैसे मेजर किया करते थे? बिफोर द एज ऑफ डिजिटल वॉचेस एंड स्मार्ट क्लॉक्स, अर्ली ह्यूमंस यूज समथिंग वेरी सिंपल, द सन एंड शैडोज. सन और शैडोज से उनको टाइम का पता लगता था. जब सूरज की पोजीशन बदलती थी तो ऑब्जेक्ट्स के शैडोज भी बदलते थे और इसी से वो अंदाज़ा लगाते थे कि कितना टाइम बीत गया है या कितना बज रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब सुबह होती है तो शैडोज लॉन्ग और स्लैंटेड होती है एंड दोपहर के टाइम सूरज सीधा ऊपर होता है, सो शैडोज भी शॉर्ट या ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है. शाम के टाइम शैडोज फिर से लॉन्ग हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो आगे चल के हम एक्सप्लोर करेंगे कि टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे किसी चीज़ के होने की स्पीड को समझा जाता है और कैसे लाइट और शैडोज की हेल्प से लोग टाइम समझ पाते थे. इसीलिए लाइट और शैडो सिर्फ शैडो पपेट्स बनाने के लिए नहीं है. शैडो पपेट्स मतलब जो हम लोग हाथ से, जब लाइट नहीं होता या शैडोज में हाथ के फिंगर से हम लोग डिफरेंट एनिमल्स की शैडोज बनाते थे. सो ये सब बनाने के लिए सिर्फ लाइट नहीं है, वो हमारी एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है. नेक्स्ट विल सी लाइट शोज द वे more than just seeing things. We all know one basic thing, light help us to see. अगर लाइट नहीं रहा तो हम कुछ देख नहीं सकते. जब रूम में अंधेरा होता है हम बल्ब या ट्यूबलाइट जला लेते हैं ताकि हम पढ़ सके, लिख सके या कुछ देख सके. आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं लाइट बनाने के. इलेक्ट्रिक बल्ब, लेड, टॉर्चेस और इवन फोन फ्लैश लाइट्स. बट हैव यू एवर थॉट लाइट होती क्या है और ये सिर्फ दिखने के लिए ही इम्पोर्टेंट है क्या? एक्चुअली लाइट के बारे में पूछे गए क्वेश्चंस ने हमें सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के बारे में डीपली समझने में हेल्प किया है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर रात को लाइट जला के बुक पढ़ रहे हो, दैट साइंस. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टार्स चमकते कैसे हैं,
यह रेनबो बनता कैसे है, तो आप ऑलरेडी यूनिवर्स के डीपर साइंस की तरफ जा रहे हो। और सब कुछ स्टार्ट होता है फ्रॉम जस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइट पॉइंट। वी कैन सी इट वाज रिटन शैडोज टेल स्टोरीज फ्रॉम पपेट शोज टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स। सो शैडोज का मतलब क्या होता है? शैडोज इन हिंदी वी कैन से दैट छाया, एक ऐसी चीज जो हम सब ने नोटिस की है लेकिन कभी उसके पीछे की साइंस पर ध्यान नहीं दिए। फ्रॉम शैडो पपेट्स इन ओल्ड टाइम स्टोरी टेलिंग टू मॉडर्न डे साइंस लैब्स, शैडोज हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। शैडो सिर्फ एक डार्क आउटलाइंस नहीं होती, उसके अंदर लाइट के रूल्स छुपे होते हैं। एग्जाम्पल, जब हम एक दिया या टॉर्च के सामने हाथ रखते हैं तो शैडोज बनती है। पपेट शोज में ये शैडोज स्टोरीज बताती है, इमोशंस दिखाती है बिना किसी डायलॉग के। साइंस एक्सपेरिमेंट्स में शैडोज हेल्प करते हैं हमें लाइट्स की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स की साइज और पोजीशन समझने में। नेक्स्ट टाइम जब आप एक शैडो देखो तो उसे इग्नोर मत करो, ऑब्जर्व करो, प्ले, खेलो उसके साथ एंड क्वेश्चंस करो, बिकॉज शैडोज डोंट जस्ट फॉलो अस, दे टीच अस। We'll see how big shadows create big events. We usually think of shadows as small things like the shadow of a chair, a tree, or ourselves. But did you know even the earth and the moon cast shadows? और इसी वजह से हमें मिलते हैं eclipses यानी ग्रहण। जैसे जब मून, अर्थ और सन एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो एक दूसरे की शैडो क्रिएट होती है, जैसे जिसके कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, दैट इज सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है, एंड ल्यूनर एक्लिप्स दैट इज चंद्र ग्रहण जब अर्थ का शैडोज मून पर पड़ता है। ये सिर्फ साइंस के फैक्ट्स नहीं है, दिस आर रियल सेलेस्टियल इवेंट्स जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट वेट, व्हाई डज दिस हैपन? ये होते क्यों है? टू अंडरस्टैंड द इक्लिप्सेस और डे एंड नाइट, हमें समझना होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसके कारण डे एंड नाइट होता है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और अर्थ भी सन के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ये मूवमेंट सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है, इनका सीधा इफेक्ट हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण दिन और रात होता है, मौसम्स चेंज होते हैं, टाइड्स इन द ओशंस एंड यस, अमेजिंग इवेंट्स लाइक एक्लिप्सेस। सोचने वाली बात, इतना कुछ हो रहा है, प्लैनेट स्पिन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, शैडोज फॉर्म हो रही है और सब कुछ इतना परफेक्ट रिदम में। इज नॉट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमंस आर एबल टू वंडर अबाउट, स्टडी एंड इवन प्रिडिक्ट दिस मूवमेंट्स? It shows how science and curiosity makes us aware of our place in the universe and how connected everything is. Coming at the last part of our chapter, that is your turn to explore the wonders. Class 7 science is not just about reading and remembering facts. It's about doing, observing, exploring, and most importantly, thinking like a scientist. In the chapters ahead, आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फन एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई करेंगे और कुछ टॉपिक्स में भी डीप सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। What makes this exciting? Every chapter builds on what you already know. मतलब आपके पहले के लर्निंग्स का यूज़ होगा नए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हर टॉपिक में आपको क्वेश्चंस पूछने, आइडियाज़ एक्सप्लोर करने और खुद एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंस्पायर करेगा। जब आप कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि विनीगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन, शायद आपको लगे कि रिजल्ट ऑलरेडी पता है, बट वेट, वो एक्सपेरिमेंट आपको एक नए क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर कर सकता है, जैसे व्हाट इफ आई चेंज द अमाउंट ऑफ विनीगर, व्हाट इफ आई यूज लेमन जूस इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। एनीथिंग न्यू क्वेश्चंस इट विल अराइज। दिस इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। एक क्वेश्चंस के जवाब ने नए क्वेश्चंस अराइज कर देते हैं और इसी तरह क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशंस का साइकिल चलता रहता है। साइंस में आंसर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछना। जैसे कि आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, यू विल बिगिन टू रियलाइज दैट इवन सिंपल ऑब्जर्वेशन कैन ओपन अप अमेजिंग न्यू आइडियाज। फाइनली वी कम टू आवर क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। इन एक्टिविटी 1.1 इट इज़ रिटन दैट इन स्कूल्स एंड एग्जाम्स हम मोस्टली आंसर ढूंढने की आदत में होते हैं। क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमें बस सही आंसर लिखना होता है।
बट साइंस इज डिफरेंट. साइंस इज पहले क्वेश्चन सोचो. दैट्स राइट. टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट सिर्फ आंसर ढूंढना नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछना भी उतना ही जरूरी है. ग्रेट साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट वो लोग जो अमेजिंग और यूनिक क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर हमने कहा था, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन. यानी अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको क्यों पूछना सीखना होगा. सो आपको कुछ आंसर दिए जाएंगे, लेकिन आपका काम है उसके पॉसिबल फन और क्रिएटिव क्वेश्चन सोचना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर ऐसा दिया है जैसे जस्ट मेक इट हाफ, वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट मेक इट हाफ, तो ये आंसर किस चीज़ों या क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स हो सकता है. जैसे हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक. इसका मतलब मुझे केक बराबर बांटना है, क्या करूं. तो इसका रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है दैट इज जस्ट मेक इट हाफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज माई ऐसे इज टू लॉन्ग. इसका मतलब है मेरा ऐसे बहुत लंबा हो गया है. तो कोई बोलेगा इसका इसका रेस्पॉन्स में कि जस्ट मेक इट हाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट फिट दिस इन द इन्वेलप. इसका मतलब ये इन्वेलप में फिट नहीं हो रहा है. तो इसके रेस्पॉन्स हो सकते हैं जस्ट मेक इट हाफ. इसको हाफ कर दो, हाफ करके मोड़ दो और इसको फिर एनवलप में डाल दो. फाइन क्वेश्चन, आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग. कि सॉन्ग इतना लंबा है, डांस नहीं हो पा रहा है. तो इसका रिस्पॉन्स में कोई बोल सकता है जस्ट मेक इट हाफ. ठीक है. तो सब अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन सेम आंसर काफ़ी जगह फिट हो गया है. तो ये एक्सरसाइज आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन और क्वेश्चनिंग एबिलिटी को बूस्ट करता है. और यही तो साइंस की शुरुआत है, जब आप किसी छोटी सी बात पे सोचना स्टार्ट करते हो. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क. तो मैं इस कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस डालूंगी, बट आप खुद अपने से कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन सोचना और आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना. तो फर्स्ट आंसर क्या है? जस्ट ऐड सम मिल्क. कि थोड़ा सा दूध मिला दो. तो इसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ कैन आई मेक माई टी लेस स्ट्रॉन्ग. मैं अपना चाय कैसे थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग बनाऊं. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, इट इज हाउ कैन आई कूल डाउन दिस हॉट चॉकलेट क्विकली एक्सेट्रा. अब दूसरे आंसर्स पे आते हैं. दूसरा आंसर क्या है कि क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े मेढ़े थे. तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वाई कुडेंट द कैट बाइट इनटू द बिस्किट. कि बिल्ली बिस्किट क्यों नहीं खा पाई, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े मेढ़े थे. राइट. अब थर्ड क्वेश्चन या थर्ड आंसर पे देखते हैं कि डोंट पैनिक आई हैव माई टावल. कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरा टावल है. यहाँ पे टावल का मतलब क्या है? यहाँ ये दिखाता है कि इंसान किसी भी मुश्किल या अजीब स्थिति के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उसका टावल है. टावल इज कॉल्ड द मोस्ट यूजफुल आइटम. राइट. सो इट्स क्वेश्चंस ऐसा बन सकता है कि व्हाट विल यू टेक इफ यू सडनली गो कैंपिंग विदाउट योर बैग. तो वह इंसान रिप्लाई देता है, ये वो अलग पर्सन या दूसरा पर्सन रिप्लाई करता है, डोंट पैनिक आई हैव माई टावल. ठीक है. कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरा टावल है. सो टावल कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज लाइक इन ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन और कोल्ड, अ पिल्लो एक्सेट्रा. इट इज अ मल्टी यूज आइटम. दैट साउंड्स funny and it's a useful thing. Last question, answer is 42. It can be anything, like questions like what's your favorite number, or you can also write how many candies would make you happy for one day. Many questions can come. Yeah, many questions can frame from these answers. So ऐसे different questions तुम लोग frame करके आंसर्स के रिस्पॉन्स या आंसर्स के क्वेश्चंस बना सकते हो. सो विद दिस स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर कर लिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द चैप्टर नंबर 2 दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. कि कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से बेसिक और कौन से न्यूट्रल्स और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है. सो आई होप यू लविंग दिस वीडियो. कैसा लगा आपको चैप्टर 1? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.